कोयटा के चमन फाटक पर एक आम मुसाफिर ट्रेन का सफर जो मतलब चंद ही सेकंड्स में एक मलबे के ढेर और गहरे धुएं में बदल गया। आज के इस तफसीली जायजे में हम अपने मौसूल शुदा ज़राए और रिपोर्ट्स की बुनियाद पर यह समझने की कोशिश करेंगे कि इस वाक़े के बाद ग्राउंड पर दरअसल क्या हुआ। जी बिल्कुल, और हमारा मकसद यहाँ कोई सनसनी फैलाना हरगिज़ नहीं है, बल्कि हम मुकम्मल तौर पर उन हक़ाइक़ पर बात करेंगे जो हमें फराहम किए गए हैं, ताकि इस हमले की नौइयत और जो रेस्क्यू की पेचीदगियाँ थीं उनको ठीक से समझा जा सके। तो चलें उस वाक़े की तफसीलात की गहराई में चलते हैं। जो रिपोर्ट्स हमारे सामने हैं उनके मुताबिक ये एक ऐसा खुदकश हमला था जिसका निशाना एक मुसाफिर ट्रेन बनी। ये बिल्कुल ऐसा था जैसे किसी पुरसुकून और चलती हुई जिंदगी पर अचानक कोई जलजला आ गिरे। हाँ वाकई, ये एक जलजले जैसी ही कैफियत थी। जब आम शहरी इस तरह अचानक किसी हमले की जद में आते हैं तो सबसे पहली चीज़ जो सामने आती है वो खौफ और अफरा तफरी है। एनी शाहिदीन ने भी इसी अफरा तफरी का जिक्र किया है। बिल्कुल, मतलब उन्होंने बताया कि एक जोरदार धमाका हुआ और उसके फौरन बाद आसमान की तरफ धुएं के गहरे बादल उठने लगे। हर तरफ से बस मदद के लिए पुकारती आवाजें आ रही थी। ये सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यहाँ गौरतलब बात यह है कि धमाका किस कदर शदीद था। जब हम इस तरह के वाक़यात की तफसीलात देखते हैं ना, तो अक्सर हम सिर्फ नताइज पर गौर करते हैं, लेकिन इस शिद्दत को समझने के लिए हमें ऐन उस लम्हे पर बात करनी होगी जब ये धमाका हुआ। सही, मतलब वो लम्हा जब खुदकश मवाद फटता है। रिपोर्ट्स में खास तौर पर जिक्र है कि इस धमाके की आवाज ने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया था। जी, क्योंकि जब वो मवाद फटता है तो वो अपने इर्द गिर्द की फिजा में एक इंतहाई ताकतवर दबाव पैदा करता है। ऐनी शाहिदीन जो धुएं के बादलों की बात कर रहे हैं वो दरअसल उसी कीमियाई और तबई रद्द-ए-अमल का नतीजा है जो 1 सेकंड से भी कम वक्त में होता है। अच्छा, यहाँ मुझे एक चीज़ बड़ी हैरानकुन लगी। रिपोर्ट्स में ये भी बताया गया है कि उसकी शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि करीबी घरों के शीशे टूट गए और दरवाजे दीवारें तक शिद्दत से हिलने लग गई। बिल्कुल, और ये कोई मामूली बात नहीं है। धमाके की जो लहर होती है, जिसे हम शॉकवेव कहते हैं, वो बिल्कुल एक ठोस दीवार की तरह काम करती है जो आवाज़ की रफ्तार से भी तेज आगे बढ़ती है। यानी वो हवा एक धक्के की तरह काम करती है, जैसे किसी बंद डब्बे में अचानक बहुत ज्यादा दबाव पैदा हो जाए और वो दबाव बाहर निकलने के लिए रास्ते की हर चीज को पूरी ताकत से उड़ा दे। आपने बिल्कुल सही तशबीह दी। जब ये शॉक वेव किसी रुकावट से टकराती है, जैसे कि किसी घर की खिड़की या शीशे से, तो जाहिर है शीशा वो दबाव बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो पहले अंदर की तरफ झुकता है और फिर एकदम से टूटकर हजारों खतरनाक टुकड़ों में बिखर जाता है। ओह, और वो फिक्रे हुए शीशे बजाते खुद एक तरह के हथियार बन जाते होंगे। 100%। और जो दीवारों के हिलने की बात है वो भी उसी हवा के बेपनाह दबाव की वजह से होता है जो इमारत की बुनियादों तक को हिला देता है। मतलब एक लम्हे में आम शहरियों की जिंदगियों का सुकून मुकम्मल तौर पर छिन जाता है। और अगर हम इस पर थोड़ा रुककर सोचें तो जब किसी इंसान के घर की दीवारें इस तरह हिलें और शीशे टूटकर बिखरें तो ये सिर्फ मादी नुकसान नहीं है। मतलब कोई भी इंसान अपने सबसे महफूज मकाम पर भी गैर महफूज महसूस करने लगता है। ये एक बहुत अहम पहलू है। इंसान का एहसास तहफ़्फ़ुज़ मुकम्मल तौर पर टूट जाता है। यही वो नुक्ता है जहां एक तबई धमाका एक नफ्सियाती सदमे में तब्दील हो जाता है। जो मदद के लिए पुकारती आवाजें थीं वो इसी गैर यकीनी सूरत हाल का नतीजा थीं। हाँ, क्योंकि 1 सेकंड पहले सब कुछ मामूल पर था और अगले ही सेकंड में धुआं, गुर्द और एक नामालूम खौफ छा गया। खैर, अगर हम इस खौफ व हिरास के मंजर से आगे बढ़ें और उन आदाद शुमार को देखें जो ज़राए ने फराहम किए हैं तो जानी नुकसान बहुत दिलखराश है। जी, दी गई मालूमात तस्दीक करती हैं कि इस अलमनाक वाक़ये में 14 अफराद जान की बाजी हार गए और 20 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी हुए। ये बहुत भारी नुकसान है वाकई। और इसके साथ जो मादी तबाही हुई है वो भी वाक़ये की संगीनी को मज़ीद वाज़े करती है। हुकाम के मुताबिक धमाके के असर से ट्रेन का इंजन और 3 बोगियां पटरी से उतर गईं। एक भारी भरकम मुसाफिर ट्रेन का पटरी से उतरना, जिसे टेक्निकल ज़बान में डीरेलमेंट कहते हैं, वो बजाते खुद एक अलग सानहा होता है। जब ट्रेन मामूल की रफ्तार से चल रही हो और अचानक ट्रैक तबाह हो जाए
तो वो सारी रफ्तार और वजन बेकाबू हो जाता होगा, है ना? बिल्कुल, ट्रेन की वो तमाम हरकी तवानाई या काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो बेकाबू हो जाती है। एक इंजन जिसका वजन सैकड़ों टन होता है, जब वो पटरी से उतरकर जमीन पर घसीटता है तो वो रास्ते की हर चीज रौंद डालता है। तो यहाँ एक सवाल जहन में आता है, जब इंजन और बोगियां इस तरह पटरी से उतर जाएं और धात का एक बहुत बड़ा उलझा हुआ मलबा बन जाएं, तो क्या इससे ना सिर्फ तबाही बढ़ती है बल्कि जो इमदादी काम हैं उनमें भी शदीद मुश्किलात पैदा नहीं होती? बहुत ज़्यादा मुश्किलात पैदा होती हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन का आगाज ही इंतहाई पेचीदा हो जाता है। जब बोगियां आपस में टकराती हैं तो उनके दरवाजे, खिड़कियां और जो हंगामी रास्ते होते हैं वो अक्सर पिचक कर मुकम्मल तौर पर बंद हो जाते हैं। यानी वो धात जो मुसाफिरों को बचाने के लिए होती है वही एक पिंजरा बन जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने। वो एक ऐसा पिंजरा बन जाती है जिसे आम आलात से काटना मुमकिन ही नहीं होता। ऐसे में जख्मियों तक पहुंचने के लिए रेस्क्यू टीमों को भारी मशीनरी और खुसूसी कटर्स की जरूरत पड़ती है। और जाहिर है इन कटर्स और मशीनरी को फौरी तौर पर वहां लाना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा, खास तौर पर तब जब रेलवे ट्रैक तबाह हो चुका हो और हर तरफ लोहे का मलबा हो। हाँ, और उस दौरान वक्त बड़ी तेजी से गुजर रहा होता है। तिब्बी इमदाद में जिसे हम गोल्डन आवर कहते हैं, यानी पहला सुनहरी घंटा, किसी भी जख्मी की जान बचाने के लिए वो शुरुआती वक्त सबसे अहम होता है। तो इस सुनहरी वक्त में ऐसे हालात में जख्मियों तक पहुंचना तो तकरीबन नामुमकिन मालूम होता है। रिपोर्ट्स में रेस्क्यू टीमों, पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस की जिस फौरी कार्रवाई का जिक्र है वो इस लिहाज से बहुत अहमियत की हामिल है। जी, रिपोर्ट्स के मुताबिक इन तमाम रुकावटों के बावजूद ये इदारे फौरन जाए वक़ुआ पर पहुंचे। लेकिन यहाँ एक चीज समझने वाली है। ऐसे किसी भी वाक़े के बाद रेस्क्यू का पहला कदम सीधा जाकर मलबे में घुसना नहीं होता। अच्छा, तो फिर पहला कदम क्या होता है? आमतौर पर तो यही जहन में आता है कि अहलकार सीधे जख्मियों की तरफ दौड़ेंगे। नहीं, सिक्योरिटी फोर्सेस को सबसे पहले इलाके को घेरे में लेकर उसे महफूज बनाना होता है। वो एक दायरा या पेरीमीटर कायम करते हैं। क्या उसकी वजह वो सानवी खतरात हैं जो अक्सर ऐसे हमलों के बाद होते हैं? मैंने सुना है कि अक्सर दूसरा हमला कर दिया जाता है। बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक पॉइंट उठाया। दहशतगर्दी के वाक़यात में अक्सर ये हरबा इस्तेमाल किया जाता है कि जब इमदादी टीमें और अहलकार जमा हो जाएं तो एक और हमला किया जाए। इसलिए इलाके को क्लियर करना सबसे ज़रूरी होता है। सही। तो जब इलाका महफूज करार दे दिया जाता है उसके बाद फिर रेस्क्यू वर्कर्स इन तबाहशुदा बोगियों से उन 20 से ज़ायद जख्मियों को निकालने का वो मुश्किल काम शुरू करते हैं जिसका हम जिक्र कर रहे थे। जी, और फिर इन्हें अस्पतालों तक पहुंचाया जाता है। ये एक इंतहाई मरबूत और आसाब शिकन काम है, खासकर तब जब सामने इतनी बड़ी तबाही हो। वाकई, मतलब एक तरफ लोहे का मलबा, वक्त की कमी और दूसरी तरफ इदारों की हिकमत अमली। खैर, अब अगर हम इस वाक़े के थोड़े वसी तरह हक़ाइक़ की तरफ आएं, क्योंकि इस हमले के असरात सिर्फ उस एक दिन या उस मकाम तक महदूद नहीं रहते। अगर हम इसे वसी तनाजुर में देखें ना, तो ये वाक़या इलाके में सिक्योरिटी के हवाले से एक बार फिर इंतहाई संजीदा खदशात को जन्म देता है। रिपोर्ट्स भी यही बताती हैं कि इससे अमनो अमान की पुरानी तशवीशें दोबारा उभर कर सामने आ गई हैं। और इसमें एक फ़र्क भी है, एक किसी ख़ास तनसीब को निशाना बनाना और एक आम मुसाफिर ट्रेन को निशाना बनाना। तो इस सब का असल मतलब क्या है? जब एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट को हदफ बनाया जाता है तो इसके माशरे पर क्या असरात होते हैं? देखें, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का निज़ाम किसी भी शहर या मुल्क की शरियानों की तरह है। उसका मकसद तो अवाम को बिला तात्तुल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना है। अब रेलवे ट्रैक्स हजारों किलोमीटर लंबे होते हैं, हर जगह तो सिक्योरिटी नहीं खड़ी की जा सकती। जाहिर है, हर किलोमीटर पर पहरा देना तो अमली तौर पर मुमकिन ही नहीं है। बिल्कुल, तो जब इस तरह अवामी आमदोरफ्त पर हमला होता है तो असल मकसद सिर्फ ट्रेन तबाह करना नहीं होता, बल्कि आम लोगों के मामूलात को मफलूज करना होता है। इसका मकसद खौफ फैलाना है उन लोगों के दिलों में जो कल दोबारा ट्रेन या बस में बैठेंगे। ये वाकई बहुत गहरी बात है। मतलब हदफ सिर्फ बोगियां नहीं थी, हदफ वो एहसास तहफ़्फ़ुज़ था जो लोगों को घर से निकलने का हौसला देता है। और इसी से हम वापस उस इंसानी अलमिये की तरफ आते हैं जो सबसे अहम है। जी बिल्कुल, क्योंकि वो 14 अफराद जो इस वाक़े में जान के बाजी हार गए, वो रिपोर्ट्स के महज हिंसे या आदाद शुमार तो नहीं थे। हाँ,
वो किसी के बाप थे, किसी के भाई, किसी के बेटे थे। उन खानदानों का गम इन तमाम तकनीकी मुबाहिस से कहीं ज्यादा बड़ा है। यही तो वो पहलू है जहां तमाम तजरिए छोटे पड़ जाते हैं। हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं, ट्रैक शायद चंद हफ्तों में दोबारा बन जाएगा, नया इंजन आ जाएगा, लेकिन उन खानदानों के दिलों में जो खला आ गया है वो तो कभी पुर नहीं हो सकता। वाकई रेलवे ट्रैक के शिकाफ भर सकते हैं, लेकिन उनके घरों के नहीं। और जो 20 से जायद जख्मी हैं, उनके लिए भी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं होगी। जिस्मानी जख्म तो हैं, लेकिन वो जो नफ्सियाती सदमा है धमाके का, वो शायद जिंदगी भर साथ रहे। बिल्कुल, इस तरह के सानेहात का असर नस्लों तक महसूस किया जाता है। जब हम इन फराहम करदा रिपोर्ट्स को देखते हैं तो साफ जाहिर होता है कि इसकी गूंज सिर्फ चमन फाटक पर खत्म नहीं हो गई। इसने एक आम शहरी की पुरसुकून जिंदगी को एक लम्हे में ब्रेक लगा दी। तो आज के इस गहरे जायजे में हमने यही कोशिश की कि फराहम करदा ज़राए की रोशनी में इस अफसोसनाक वाक़े के तमाम तफसीलात को गैर जानिबदाराना अंदाज में समझे। हमने धमाके की शिद्दत और शॉक वेव को समझा, और इसके अलावा हमने डीरेलमेंट के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल और रेस्क्यू इदारों के लिए गोल्डन आवर में जख्मियों तक पहुंचने की उन पेचीदगियों पर बात की। साथ ही हमने उन 14 कीमती जानों के ज़ाया और उन वसीतर सिक्योरिटी खदशात का भी जायज़ा लिया, जो बताते हैं कि ऐसे हमले किस तरह पूरे मुआशरे के मामूलात को निशाना बनाते हैं। हमारी ये सारी गुफ्तगू बिल्कुल उन्हीं ठोस हकायक पर मबनी थी जो हमें रिपोर्ट्स में मौसूल हुए। जी, हमने हकायक से हटके कोई बात नहीं की, बल्कि उसी को गहराई में समझने की कोशिश की है। बिल्कुल। तो हमने जानी और मादी नुकसान के हकाइक तो देख लिए और ये भी समझ लिया कि रेस्क्यू इदारे कैसे काम करते हैं, लेकिन जब रोज़मर्रा सफ़र का ज़रिया बनने वाले रास्ते इस तरह निशाना बनते हैं तो एक मुआशरे को अपने अंदर दोबारा एहसास तहफ़्फ़ुज़ बहाल करने में कितना तवील वक्त लगता है। जब लोहे और धात की मरम्मत हो जाती है तब भी जहनों पर नक्श होने वाला खौफ कितने अरसे तक इंसान का पीछा करता है। ये वो सवाल है जो इस वाक़े के बाद हर जहन में मौजूद रहेगा।